गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी आप मुझे? जी सर। अभी आप ऑलरेडी सर्विस में हैं? जी सर। किस पोस्ट पर हैं अभी आप? सर मैं नायब तहसीलदार हूँ राजस्थान तहसीलदार सेवा केंद्र में। कितना समय हो गया आपको? सर मुझे 10 महीने हुए हैं अभी। 10 महीने। और उसके पहले भी आप सर्विस में रहे? जी सर, पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्टेड था सर। ओके। तो प्रशासन में आने का मानस कैसे बना एकदम से? सर मैं काफी पिछले 10 साल से जॉब में हूँ। उस दौरान मेरा प्रशासन से रेगुलर इंटरेक्शन होता था। जैसे मीटिंग्स के अंदर एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, इनके जनता से जुड़ा और योजनाओं को जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कराना, ये सब देख के मुझे भी प्रशासन में जाने की उत्कंठा हुई। इसीलिए मैंने एमए भी किया पब्लिक एड में, ताकि मैं प्रशासन को अच्छे से समझ सकूं सर। ओके। तो अभी तक का अनुभव कैसा रहा आपका प्रशासन में? सर अब काफी अच्छा अनुभव रहा मुझे। कुछ शेयर करना चाहेंगे? टू द पॉइंट मुझे जी कुछ सर। बताना चाहेंगे? जी सर। अभी मैं देसूरी तहसील में एज ए नायब तहसीलदार पोस्टेड हूँ। और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो, चाहे जो प्रोटोकॉल के इशू हो, उसमें मैं कई बार गया हूँ। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला जनता से जुड़ा। और आप जनता के जो रेगुलर काम होते हैं, जैसे उनकी पेंशन रुकी हुई है या फिर उनके कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, ये काम करवा सकते हो। तो ये काम करके एक सुकून का अनुभव होता है सर। इस 9-10 महीने में कोई ऐसी उपलब्धि रहो जो आपके लिए एक यादगार बनी हो, कोई शेयर करना चाहें आप? सर अभी मुझे व्यापक रूप से कार्य करने का मौका नहीं मिला है। विशेष ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, अभी मैं काम सीखने के स्टेज पे हूँ सर। फिर भी 10 महीने में कोई ऐसी मेमोरेबल घटना? जी सर, अभी फार्मर रजिस्ट्री कैंप हुए थे, उसके दौरान काफी अच्छे से काम किया है। जो भी कलेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शन मिले, वो करने का कार्य किया है। इसके अलावा सर, अभी जो हमारा नगपुर फेस्टिवल हुआ था, उसके दौरान अच्छा काम करने की कोशिश की थी सर। ओके। ऐसा भी कभी हुआ कि कोई ऑफिस में काम करते हुए थोड़े एकदम मुश्किल स्थिति आई हो, परिस्थिति आई और आपने उसको हैंडल किया हो? सर अभी ऐसी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई सर। ओके। अच्छा, भारत और उसके जो पड़ोसी देश के साथ अलग अलग तरह के संबंध होते हैं, हमारे जो भी पड़ोसी देश है, जी सर। उस संबंधों का राज्य के प्रशासन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जी सर, राज्य के प्रशासन पे इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि अभी जैसे वर्तमान में पहलगाम का इशू चल रहा है, तो उसमें सरकार ने कहा है कि जो बांग्लादेशी है या घुसपैठी है, वो कहीं भी है तो उनको बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। तो ओके। राज्य प्रशासन को ये जो जानकारी करनी होती है कि यहाँ पे कौन कौन घुसपैठी है, या फिर यहाँ पे कौन कौन सी मस्जिदें हैं, कौन पाकिस्तान से रह रहे हैं, इन सबको पूरा एक जानकारी करना ये प्रशासन का कार्य होता है। ऐसे ही कई सारे डिसीजन होते हैं, इनको जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है, तो राज्य प्रशासन करता है। ओके। और किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं राज्य प्रशासन? और सर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रभावित हो सकता है। जैसे राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी, तो उसमें कई देशों से भी इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, तो राज्य प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट कराता है। अच्छा, एक आरएस अधिकारी को एक एसडीएम के स्तर पर अगर काम कर रहा हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उनको किन किन पॉइंट्स का, संवेदनशील बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं? जिस राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख, जैसे वर्तमान में एक हनी ट्रैप करके एक जाल फैलाया जा रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी हनी ट्रैप के अंदर नहीं फंसे, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा जो प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी संवेदनशील सूचना भी उसको नहीं प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे जो सुरक्षा आदि जो प्रभावित हो सके। ओके। मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में आप एज एसडीएम लगे हुए हैं जी और सर। किसी क्षेत्र में कोई घटना हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, स्थानीय नेता भी उनके साथ जी है ना? सर। और आप उसको शांत कराने के लिए वहां पर जाते हैं, है जी ना? सर। नेताओं के साथ समझाइश करते हैं और मामला बहुत बिगड़ जाता है और वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो आपके साथ मारपीट कर देते हैं। जी सर। किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप? सर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो सर्वप्रथम तो मैं कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म करूंगा कि इस प्रकार की घटना है। और उसके बाद मैं पूरे पुलिस जाब्ते के साथ वहां पे पहुंचूंगा। और स्थानीय नेता जो भी बात कह रहे हैं, पहले पूरी तन्मयता से सुनूंगा। उसके बावजूद भी नहीं सुन रहे हैं और मारपीट करते हैं, तो मैं इसका इस्तगासा दायर करूंगा सर। एफआईआर दायर करूंगा सर। ओके, फिर आगे क्या एक्शन होगा एफआईआर के बाद? एफआईआर के बाद सर जांच होगी, और जांच में जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। ओके। आप पाली जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर। पाली जिले में क्या बड़ी समस्या देखते हैं? 3 बड़ी समस्या बता दीजिए मुझे। जी सर, पाली जिले में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, जो गर्मियों के दौरान पानी की काफी समस्या आती है। दूसरी समस्या सर प्रदूषण की है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है, इसकी वजह से बांडी नदी का पानी काफी प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा सर यहाँ से प्रवासन की और साक्षरता की बड़ी समस्या है सर। प्रदूषण की समस्या को कैसे सोल्व कर सकते हैं?
जी सर, प्रदूषण की समस्या सॉल्व करने के लिए जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। काफी सारी इंडस्ट्री का एक साथ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा सकता है, इसको सीईटी भी कहा जाता है। इसके अलावा ग्रीनरी बढ़ा के भी किया जा सकता है, सीएसआर के तहत भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट या पंप स्टोरेज इस प्रकार से लगाया जा सकता है। ओके। अच्छा, अभी आप तहसीलदार, पाली जिले में कितनी तहसील है अभी? जी सर, 8 तहसील है। और विधानसभा सीट्स कितनी है अभी? अभी सर 6 है। 6। अब तो नया जिला बन गया ब्यावर, उसके जी बाद सर। कुछ चेंज हुआ क्या? सर ब्यावर बनने के बाद 6 रह गई। ब्यावर बन पहले कितनी थी? पहले सर जतारण और रायपुर भी थे, साथ में थी। जतारण रायपुर। साथ में थी सर। जतारण थी सर। ओके, चित्तौड़ तो ब्यावर में चली गई है। जी सर। अब कितनी है? 6 है या 5 है, कितनी है? सर मैं सर 5 है। ओके। और नेशनल हाईवे कितने गुजरते हैं पाली जिले से? सर नेशनल हाईवे टोटल 3 गुजरते हैं, एक तो NH62 है, एक NH65 है, और एक जो बालोतरा से निकलता है उदयपुर की तरफ, वो है। ओके, ठीक है, शिव सर आप कंटिन्यू कीजिए। कैसे हो राजन जी? गुड इवनिंग सर, बढ़िया हो सर। गुड इवनिंग। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा। 2018 में दिया था, फिर 21 में दिया और 23 में दिया। उसमें क्या रहा? सर 2021 में मुझे राजस्थान तहसीलदार सेवा अलॉट हुई थी, मेरी 99 रैंक आई थी। और हम्म। अभी 2023 का दे रहा हूँ। 2018 में सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। आप नायब तहसीलदार रहे हैं? जी सर। अभी हो? अभी हूँ सर। अच्छा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जी सर। की धारा 251A क्या है? जी सर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251A रास्ता देने से संबंधित है। अच्छा। इसमें कोई भी नया रास्ता देना हो तो वो एसडीएम के द्वारा दिया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा एक तरफ तो यह धारा लाई गई 251A, जी दूसरी सर। तरफ खेतों पर नेटबंदी करने के लिए सब्सिडी दे रही। तो जी ये सर। विरोधाभास वाले काम क्यों कर रही है गवर्नमेंट? इस पर आपकी क्या राय है? सर ये विरोधाभासी नहीं है। जो तारबंदी करने के लिए प्रावधान है वो जो NFSA योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, तो उसमें पशुओं से फसल को बचाने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा उससे है। रास्ते तो और रुकेंगे ना? सर उसमें जरूरी नहीं कि तारबंदी को उसमें कोई आड़े नहीं आती, तारबंदी को हटा के भी उस जगह स्पेशल जैसे 30 फीट का मैक्सिमम रास्ता दिया जाता है, तो इतनी जगह पे वो रास्ते के लिए उस पे गेट लगाया जा सकता है। अभी हाल ही में इस पर विधानसभा में कई विधायकों द्वारा क्वेश्चन उठाए गए थे जी सर। कि तारबंदी को लेकर एक तरफ गवर्नमेंट है, तारबंदी को प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी जी तरफ सर। रास्तों की जो ये 251A धारा है जी सर। उस पर भी जल्दी निवारण नहीं होने के आरोप लग रहे हैं सरकार जी सर। पे। तो इस पर अपनी राय स्पष्ट करनी है। सर जो 251A के तहत मामला होता है वो कोर्ट, जो एसडीएम कोर्ट है उसके द्वारा फैसला दिया जाता है। हाँ और जी। कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती है, किसी भी पक्ष को बिना सुने फैसला नहीं दिया जा सकता। तो उसमें नोटिस जारी होते हैं, फिर तलबी होती है, उसके बाद बहस होती है, उसके बाद दिया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। और तारबंदी जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, ये एक सरकार की कल्याणकारी पहल है जिसमें फसल सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये योजना लाई गई है। इसमें ये प्रावधान किया जा सकता है कि जिस जगह से रास्ता निकलता है वहां पे कोई गेट आदि की व्यवस्था की जा सकती है। किसानों के उत्थान के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है? कोई भी दो नाम बता दीजिए। जी सर, किसानों के उत्थान के लिए भारत सरकार की एग्री स्टेक योजना है, उसमें फार्मर रजिस्ट्री अभी चलाई जा रही है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को जनरेट करती है। फसल बीमा योजना सरकार के द्वारा चला रखी है। अभी हाल ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो जी राजस्थान सर। में आए हैं जी सर। उनका क्या नाम है? जी सर, JD वेंस नाम है उनका। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे? सर ये जो रिपब्लिकन पार्टी है उससे संबंधित है। गुड गुड। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में है, टैरिफ ट्रेड वॉर जी सर। है,
उसमें डब्ल्यूटीओ की भूमिका पर आपकी क्या राय है? जी सर, डब्ल्यूटीओ को मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार अच्छी तरह से संचालित हो और नियम आधारित व्यापार हो, इसलिए स्थापित किया गया था। इसमें एक मैकेनिज्म भी थी जो विवाद का समाधान करती है, लेकिन काफी समय से अमेरिका के द्वारा वहां पे जज की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसकी वजह से कई सारे इश्यूज देखे जा रहे हैं। और अमेरिका में जो मेक अमेरिका गेट ग्रेट अगेन की जो पहल राष्ट्रपति ट्रम्प के द्वारा चलाई गई है, तो उसके तहत वो टैरिफ वॉर छेड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं डब्ल्यूटीओ की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। डब्ल्यूटीओ के प्रेसिडेंट कौन है अभी? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ललित सर। गुड इवनिंग सर। हाँ राजेंद्र जी, जी सर। गुड इवनिंग। ये जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद क्या है? जी सर, जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके घर पे जो कैश है उसके जलाने की घटना देखी गई थी। और हाई कोर्ट के द्वारा उनका पहले ट्रांसफर किया गया था, फिर उन पे जांच भी चलाई गई है। तो आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि जजेस के घर में कमरे भरे हुए नोटों के? सर, न्यायपालिका के संबंध में कई सारी समस्याएं वर्तमान में देखी जा रही है, जैसे एक अंकल जज सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी पे स्टे जारी करवाना है या कोई फैसला देना है, उस संबंध में कई जगह भ्रष्टाचार देखा जाता है। तो इस संबंध में एक प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए जांच के लिए, ताकि न्यायपालिका में पारदर्शिता की स्थापना और भ्रष्टाचार कम हो सके। हम्म। अच्छा, एक वर्ड और है इससे संबंधित, ये है इन हाउस प्रोसेस। जी सर। क्या है इन हाउस प्रोसेस? सर, इन हाउस प्रोसेस का अर्थ होता है कि न्यायपालिका में किसी भी जजेस पर अगर आरोप लगते हैं, तो उसकी जांच न्यायपालिका के जो एक इन हाउस कमेटी होती है उसके द्वारा ही की जाती है। अर्थात किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा जांच नहीं होती, इसको इन हाउस प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, कंफर्म हो आप? सर, जहां तक मैंने पढ़ा है मैं इसको यही पढ़ा हूँ सर। ठीक है। अ, एक और ये रेवेन्यू से संबंधित वर्ड है, जी सर। आईएसडी। आईएसडी। आईएसडी सर। हाँ, ये 1 अप्रैल सॉरी से सर। लागू हुआ है आईएसडी। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। ये एक महिला है, इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। जी सर। पढ़ा है आपने? सर, नाम सुना है मैंने, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इनका। ठीक है। अ, बिल गेट्स भारत आके गए हैं अभी कुछ जी समय सर। पूर्व। उनका जी मुख्य सर। मुद्दा क्या था बिल गेट्स का? सर, उनका मुख्य मुद्दा ये तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बिल गेट्स मुख्यतः अभी जो फिलोंथ्रेपी प्रोजेक्ट होते हैं जो मानव कल्याण के लिए, उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं सर। अच्छा, तो एआई वगैरह पे कुछ कार्य कर रहे हैं? जी सर। क्या होता है ये? सर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन के द्वारा मनुष्य की बुद्धि के समान कार्य परफॉर्म करना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है सर। एक और वर्ड आता है एजीआई, वो जी क्या होता सर। है? सर, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में जो मशीन है वो मनुष्य के समान हूबहू व्यवहार करती है, उसकी बुद्धि के समान हूबहू व्यवहार करती है। उसको एजीआई कहा जाता है सर। आपको लगता है कि कंप्यूटर इतने विकसित हो जाएंगे कि मनुष्य के समान व्यवहार कर लेंगे, इतने संवेगात्मक और तार्किक बन सकते हैं? सर, अभी तो ये डेवलपमेंट की प्रोसेस में है, लेकिन कई वैज्ञानिकों द्वारा ये संदेह जताया जा रहा है कि अगर इसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मनुष्य के बारे में भी टिप्पणियां देंगे या मनुष्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उनमें संवेदनात्मक चीजें वगैरह आ सकती है। ओके ओके ओके। जीएसटी के बारे में बताइए। जी सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो भारत सरकार के द्वारा एक वैल्यू एडेड और गंतव्य आधारित टैक्स लगाया गया है, और ये राजकोषीय संघवाद का एक उदाहरण है। इसमें जो सीजीएसटी और जो है एसजीएसटी, ये दोनों लगाए जाते हैं। इसमें एक जीएसटी काउंसिल भी होती है जिसके द्वारा जीएसटी की दरों का निर्धारण किया जाता है, और 4 प्रकार की दरें इसमें प्रचलित है सर अभी। कौन से संशोधन में जोड़ा गया इसको? सर, मैं अभी गैस कर सकता हूँ, इसमें 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। राइट आंसर। ठीक है। अ, अभी जो आईपीएल चल रहा है, जी सर। इसके बारे में बताइए। जी सर, इंडियन प्रीमियर लीग जो है एक प्रकार से एक प्रतियोगिता है जिसमें अभी 10 टीमें भाग ले रही हैं।
जैसे बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, राजस्थान रॉयल्स है, हम्म। किंग्स इलेवन पंजाब है, ये सब टीमें भाग ले रही है। और इसका मैच जो है जयपुर में भी हुआ था सर। हाँ। तो राजस्थान रॉयल के कैप्टन कौन है? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके, तो ये कौन सा सीजन है आईपीएल का? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ आईपीएल का सीजन कौन सा है। ओके ओके। इसमें एक राजस्थान के खिलाड़ी हैं जो सबसे महंगे गए हैं, नाम बता पाएंगे आप? सर मैं भी एक्चुअली आईपीएल में थोड़ी सी मेरा कम इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं सर। ठीक। एक वर्ड है ग्रोक, जी GRO, सर। ये क्या है? जी सर, ये चैट जीपीटी के जैसा ही एक जनरेटिव प्री ट्रांस जो प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, जो जो टेस्ला है, उस जो ये एलोन मस्क है उनके द्वारा जारी किया गया। इतना विवादित क्यों है? इस पे काफी विवाद, इश्यू बने हैं। जी सर, इसके विवाद के कारण सर इसमें जो टिप्पणियां या फिर इसके द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं वो कहीं न कहीं बायस्ड होते हैं, इस हिसाब से इसमें सर विवाद है। अच्छा। मस्क ने भारत सरकार पर एक आरोप लगाया है कि भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) का दुरुपयोग कर रही है। जी सर। पढ़ा है आपने? सर मैं गैस कर सकता हूँ, ये धारा मध्यस्थों के जो उनकी जो भूमिका होती है उसके बारे में है कि मध्यस्थ जो है उनकी क्या क्या जवाबदेही होगी। तो भारत सरकार जब भी देश में इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि सोशल मीडिया की भूमिका की वजह से कहीं अशांति पैदा होती है, तो मध्यस्थों को दिशा निर्देश या फिर उनको गाइडलाइन जारी करती है। इस हिसाब से जो एलन मस्क है उन्होंने आरोप लगाया है कि इसका दुरुपयोग होता है। मध्यस्थ से क्या तात्पर्य है आपका? मध्यस्थ? तो मध्यस्थ का अर्थ होता है कि जो ग्राहक वर्ग होता है और जो ओरिजिन, जैसे किसी वस्तु का जहां से ओरिजिन हो रहा है और जो अंतिम उसका उपभोक्ता है, उन दोनों को जोड़ने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है वो मध्यस्थ हम्म होता है। हम्म। ठीक है। ये एक पोर्टल है, इसका नाम है सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल सर? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं सुना मैंने। ठीक। सुनीता विलियम्स के बारे में बताइए। जी सर, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की नागरिक है, जो अमेरिका में अभी स्पेस स्टेशन है वहां पे फंस गए थे और उनको वहां से सकुशल वापसी कराई गई है। अ, ठीक है, अगर ये स्पेस। बताइए कि इनको जो भेजा गया तो किस अभियान के तहत, उनके अभियान का क्या नाम था? सर मैं पढ़ा था मैंने इसके बारे में, अभी मैं भूल गया हूँ सर। ठीक है, जिस यान से लौटी है उसका नाम? सर इसका नाम भी मैंने पढ़ा था अभी। ठीक है। सॉरी सर। ये बताइए कि ट्रम्प अभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, जी सर। ये क्या उचित है उनके द्वारा ऐसा किया जाना? सर ये उचित नहीं है। रेसिप्रोकल टैरिफ में मतलब एक तरह से रिटेलिएशन का भाव आता है। एक देश जितना कर लगाता है उसी के अनुपात में दूसरा देश कर लगाता है, तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर का जन्म देता है सर। जब दूसरे देश उस पर लगा रहे हैं टैरिफ, तो जी क्या सर। उनको अधिकार नहीं है कि वो भी टैरिफ लगाएं? जी सर, जरूर अधिकार है। जो उनके घरेलू उपभोक्ता होते हैं या फिर जो लोकल मार्केट है उसके संरक्षण के लिए कोई भी देश टैरिफ लगा सकता है, ताकि हम्म। देश की समृद्धि सुरक्षित हो सके सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या उनको टैरिफ लगाने का अधिकार है कि वो लगाएं? एक तरफ हम कह रहे हैं कि ट्रेड वॉर होगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, एक तरफ हम टैरिफ लगाने का भी समर्थन कर रहे हैं। जी तो सर। हाँ, दोनों चीजों को एक साथ कैसे माना जाए? सर जैसे कि ट्रम्प के द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो मनमाने तरीके से लगाया जा रहा है। उसमें उनका जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा वेग है। उसमें वो फॉर्मूला इस प्रकार से निकाला गया है कि अमेरिका का किसी देश के साथ कितना व्यापार घाटा है, उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो ये थोड़ा सा वेग तरीका है। बाकी टैरिफ किसी भी कोई भी देश लगा सकता है, जिससे अपने देश के जो घरेलू उपभोक्ता है या घरेलू उत्पादक है उनके चलिए, हितों की लास्ट सुरक्षा हो। लास्ट क्वेश्चन मेरा, ट्रेड घाटा क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट? जैसे ट्रेड डेफिसिट किसी देश में बाहर से आने वाले आयात और उस देश के द्वारा किसी देश से निर्यात जो किया जाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता गुड 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 आंसर। जी नरेश सर। हाँ जी राजेंद्र जी। है। जी सर। पिछली बार 99th रैंक थी आपकी। जी सर। पिछली बार क्या लगा आपको? मेंस में कुछ कमी रही? इंटरव्यू में कितने क्या मार्क्स रहे पिछली बार?
सर इंटरव्यू में मेरे 62 मार्क्स थे, ओके। जो ठीक ठाक मार्क्स थे। और मेंस में सर मेरे लगभग ये चारों पेपर में अच्छे मार्क्स थे, खाली फोर्थ पेपर में थोड़े से कम मार्क्स रह गए, 91 मार्क्स आए थे उसमें। ओके। हाँ, पिछली बार का शायद फोर्थ पेपर में काफी कम मार्क्स, टाइट मार्किंग भी हुई थी, ऐसा कुछ था ना। चलो, ओवरऑल मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा इंटरव्यू पिछले से और बेटर मार्क्स आ सकते हैं, ऐसी संभावना है ना। जी और ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है, पॉजिटिव वाइब्स आती है आपसे, है ना। थैंक यू। आपका जो एटीट्यूड है जवाब देने का, या जो भी इस तरह के सवाल है, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड झलकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से इंटरव्यू में। तो पॉजिटिव एटीट्यूड झलक रहा है वो, है ना। नॉलेज का लेवल हो या नॉलेज वर्सेटिलिटी हो, वो तो अब मेरे ख्याल से आपने अभी इतने तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम से, तो नॉलेज में कोई ऐसा इशू है ही नहीं, है ना। नॉलेज जी के में बहुत अच्छा है। और जो अप्रोच है वो भी आपकी एनालिटिकल, जो जवाब आते हैं वो भी एनालिटिकल आते हैं, बैलेंस्ड आपके जवाब है। तो ओवरऑल सारी चीजें जो इंटरव्यू में देखी जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल हो, है ना, चाहे भाषा शैली हो, वो सारी की सारी बहुत बढ़िया लगी मुझे। बाकी और मेंबर्स बताएंगे। बस एक दो जगह चीजें जो मुझे लगी, जैसे जैसे आप जवाब देना शुरू करते हैं आंखें थोड़ी घूमती है ना। अब ये ऑनलाइन की वजह से हो रहा है या कैसे, एक बार आप देखना कि बाकी मॉक ओके इंटरव्यू में कैसा है। आई कांटेक्ट में ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा कोई दिक्कत हो, मेरे ख्याल से ओके। ये ऑनलाइन की वजह से हो सकता है। जैसे तो आप जवाब ऑनलाइन से हो देते सकता है, हैं ऑफलाइन दूसरे। ये थोड़ा सा मेरा टिल्ट है, फोन फोन टिल्ट किया हुआ है, इस हिसाब से भी हो सकता है सर। ओके, हाँ, तो वहाँ ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। और एक चीज एक देख लेना, मेरे ख्याल से पाली जिले में पहले 6 विधानसभा सीटें ही थी, अब एक जैतारण इसमें आ गई तो 5 बची पांच बचे हैं। है ना। हाँ, बस वो एक ही जवाब लगा, बाकी तो ओवरऑल सारी चीजें आपके बहुत बेहतरीन लगी। आशा करते हैं इस बार इंटरव्यू में और अच्छे नंबर आए। इंटरव्यू ही एक चीज रह रही है, बाकी आपको बता आ रहा है इसमें काफी चीजें लक फैक्टर पर काम करती है। हाँ सर। है ना। जो अभी आप जो है, जो इतने मार्क्स आपके जो आए हैं, अब उससे ज्यादा लाने के लिए सिर्फ लक फैक्टर ही हो सकता है। एक लक जी फैक्टर सर। हो कि अपने यहाँ पर, अब शायद आप जनरल कैटेगरी से हैं, जी सर। ईडब्ल्यू से या जनरल से हैं, जनरल से, प्योर जनरल से। है ना। जनरल से आप फाइट कर रहे हैं तो आपको बहुत 25 के अंदर रहना पड़ेगा, जो अब जी आपकी, सर। है ना, आर एस आर पी एस के लिए टॉप 25, टॉप 40, 50 के अंदर आपको रहना पड़ेगा, तब आपकी बाकी लगभग लगभग तो बस दो ही चॉइस होगी मेरे ख्याल से आपकी, हाँ सर। आर एस और आरपीएस, है ना। तो जी सर। आशा करते हैं इस बार और अच्छी बेहतर रैंक आए आपकी। थैंक यू सर। शिव सर, आप बताएं। पुरोहित जी, सॉरी, राजेंद्र जी, जी सर। थैंक यू सर। आपका अनुभव दिखता है, आप पता चल रहा है, आपकी नॉलेज भी अच्छी है, अनुभव भी नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे कहनी है आपको। एक तो आपको जो नहीं आए ना, उससे सहजता से स्वीकार करो, भले कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं ना आप, तो आप क्या है ओके। कि 2 क्वेश्चन नहीं आए तो उससे को तो एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन थर्ड क्वेश्चन पर पहुंचते ही थोड़ा असहज हो जाते हो, तो उसमें ऐसा मत, भले 5 क्वेश्चन भी या पूरे नहीं आए हैं ना, तो भी सहज जी सर। रहना, जैसे स्टार्टिंग से हो वैसे एंड तक रहना आपको। ओके सर। दूसरी चीज है, फैक्ट्स पर आपको गेस नहीं करना है कभी। कई जी बार सर। आप बोलते हो ना उसके, सर मैं गेस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं जी सर। करना। ओके सर। फैक्ट्स पर कभी गेस नहीं चलते, ओके सर। वो आता है या नहीं आता है। ओके सर। जब आपकी राय है ना, उस पर गेस कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। और एक है, आपके प्रोफेशन से संबंधित, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे जी सर। संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे आप, तो थोड़ा ओके उस सर। पर अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ओके एक सर। आपके जो बाल है थोड़ा छोटे करके जाना। हाँ सर, ये तो अभी तो हाँ, बड़े हैं। एक, हाँ, एक पालिके है आपके, दुर्ग सिंह राजपुरोहित। जी सर। सोचत चाड़वास का है। हाँ, एडिशनल एसपी है। तो जी सर। अभी उनका ट्रांसफर हो गया, रहते अभी हमारे पड़ोसी है, वो सामने रहते जस्ट। जी सर। तो अब उनका ड्रेस ऑफ सेंस देखना, और आपका थोड़ा क्योंकि जी सर। आप नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, आप आरएस या आरपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जी सर। लुक है जो है ना, एक जी सर। जो वो एक प्रशासन वाला एक अच्छा होना चाहिए, कि आप प्रशासन में हो, आप समझते हो इस चीज को। ओके सर। ये 2-3 चीजें ध्यान रखना है, एक तो गेस नहीं करना है फैक्ट्स पर, ओके। और ओके एक सर। जो नहीं आए ना, भले कितने भी क्वेश्चन नहीं आए, ओके क्योंकि सर। यहाँ जो मार्क्स मिल रहे हैं वो आपके पेशेंस के, आपकी सहजता के, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के, उनके ओके सर। मार्क्स होते हैं, न कि आपकी नॉलेज के। ओके। ठीक है, ललित सर। जी जी राजेंद्र जी, जी सर। पर्सनालिटी बहुत अच्छी, मैच्योर, अच्छे जी सर। उत्तर, भाषा प्रवाह अच्छा है। जी और सर। थोड़ा सा नॉलेज पार्ट में कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, वो जी आपको सर। इम्प्रूव करने हैं। जैसे आप, जैसे मैंने एक आईएसडी का पूछा आपको,
यस सर। तो ये आईएसडी, अब आप रेवेन्यू से जुड़े हुए हो तो आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है भाई। यस सर। आप रेवेन्यू के पर्सन होके भी अगर आप, जैसे इसका ये है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, ये अच्छा सर। जीएसटी को थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव करके और ये नाम दिया, 1 अप्रैल से इसको लागू किया है। इसमें ये ओके होगा कि जो स्टेट्स हैं उनमें टैक्स रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन सही हो पाएगा और ओके उनको और ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा बिजनेस को, व्यापार को। ओके ये कुछ पॉइंट्स आप देखें। एक मैंने आपको इन हाउस प्रोसेस पूछा था, भ्रष्टाचार यस सर। वाला उत्तर ठीक था आपका, संतुलित था। ओके उसमें एक गड़बड़ ये करी कि आपने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पक्ष पे तो बोला है, और उसमें अगर आप ये भी कहते हैं कि सारे भ्रष्ट नहीं है, यस संतुलित सर। नहीं किया उत्तर को आपने। आपने ओके भ्रष्टाचार को एक तरह से स्वीकारोक्ति दे दी कि भ्रष्टाचार तो है ही। तो आप संतुलित करते हुए ये कह सकते हैं कि यद्यपि भ्रष्टाचार दृष्टिगोचर होता है, परंतु यस सर। सारे भ्रष्ट नहीं है। न्यायपालिका पर अभी भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो थोड़ा सा उत्तर और संतुलित हो जाता। इन हाउस ओके प्रोसेस में आपने बिना अनुमति मांगे ही आपने अनुमान लगा लिया, ना उसके वर्डिंग्स के बेस पे। तो यस ऐसा सर। नहीं करें। इन हाउस प्रोसेस का मतलब होता है कि जजेस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करना और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करना, है ना। अच्छा। वो उसका अर्थ होता है। तो आप जब कभी अनुमान लगाएं तो डायरेक्ट यस सर। उसी फ्लो में नहीं लगाएं जिस फ्लो में आप राइट उत्तर दे रहे हो। ओके सर। और एक आप कहीं कहीं बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा था पर मुझे अभी याद नहीं है, ये यस थोड़ा सर। लेमन लैंग्वेज लगता है। मतलब आप जिस लेवल का इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ ओके ये सर। सली मतलब नेगेटिव जा सकती है। आप ओके सर। सॉरी सर बोलिए और फिर आगे बढ़ जाइए, ये है। ओके और बाकी ओवरऑल ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। ओके सर। ओवरऑल बढ़िया था आपका। थैंक यू सर। ठीक है। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।